हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का विमान पीसीएस में स्वागत करते हुए आप सभी के बीच में जैसा कि वादा किया गया कि पर्यावरण की क्लास 6 क्लासों में समाप्त की जाएगी। तो ये आपकी सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास लाइव क्लास ली गई थी, बाकी अब सारी क्लासें आपकी रिकॉर्डेड क्लासें दी जाएंगी। और इसमें आपको 30 साल का जितना भी क्वेश्चन पीवाईक्यू है, 30 ईयर का या 30 या 30 ईयर या 30 साल का पीवाईक्यू 1990 से लेकर 2023 तक का। ठीक है, तो आपका लगभग 30 साल प्लस हो रहे हैं। तो तब से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, घटना चक्र की पुनरावलोकन, सामान्य विज्ञान से लेकर के आपके सारे क्वेश्चन 6 दिन में पर्यावरण की क्लास को समाप्त किया जाएगा। ये आपकी 2-2 घंटे की लगभग क्लास होने वाली है। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप विमान पीसीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सारी पीडीएफ आपकी उपलब्ध कराई जा रही है। वहां पर आपकी क्यूज भी चल रही है, तो आप सभी लोग उस क्यूज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ भी ले सकते हैं। आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों के बीच में पहला है टॉपिक ग्रीन हाउस या हरित गृह एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो एकदम डायरेक्ट उत्तर आप ले से चले, क्योंकि आपको 2 घंटे में मैंने प्रयास किया कि 150 प्लस क्वेश्चन देते चलें। यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर दिख रहा था, बाकी आपको नहीं दिखेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है आपका जोसेफ फोरियर, ऑप्शन नंबर सी। कहा गया है कि जोसेफ फोरियर 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। और सेकंड है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? 2015 के पीसीएस में पूछा गया है। कहा गया कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न का आप उत्तर देने का प्रयास करें। कहा गया ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये आपकी गैसें वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप क्या करते चलें, याद कर लें। ये आपका अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। जलवायु जैसे हो गया आपका जलवायु वगैरह, ठीक है, जैसे आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन हो गया। ठीक है, आइए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये रहा आपका प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया, ओजोन। तो अमोनिया और ओजोन तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है ना, ओजोन पढ़ाया लेकिन अमोनिया नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है, तो ऑप्शन नंबर आप क्या कहोगे? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखो, कहा गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन या आपके डब्ल्यूएमओ के अनुसार प्रमुख दीर्घायु ग्रीन हाउस गैसों में ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के प्रति सर्वाधिक सापेक्षिक योगदान सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का और फिर उसके बाद मीथेन का होता है। अगले प्रश्न, अगला आपका टॉपिक कुछ बताया गया और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती? तो जल वाष्प। ये कैसी है? प्राकृतिक रूप से है। कैसी है? प्राकृतिक रूप से। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये आपके कुछ तथ्य बताए गए इंपॉर्टेंट। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जल वाष्प, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या कहेंगे? मीथेन है, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन आपका यहाँ पर आर्गन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट आंसर। आगे कहा गया सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी के बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन अन्य कहा गया ऊष्मा रोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं एवं शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल पर वापस कर देती है, जिसे वायुमंडल के निचले क्या कहा जाता है? वायुमंडल के निचले, आगे आते हैं, कहा गया वायुमंडल के निचले
निचले भाग में, किसमें, निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा जलवायु में बढ़ने के कारण वायुमंडल के औसत में या औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसे वैश्विक ऊष्मन या वायुमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है या वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, याद करिएगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में है, कहा गया हरित गृह प्रभाव क्या है, तो वैश्विक तापन में वृद्धि, किसमें, वैश्विक तापन में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता, तो सल्फर, कहा गया सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जल वाष्प। अब बताएंगे कौन सा, कहा गया कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन ऊष्मा या उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता है। देखो दे तो सभी रहे यहाँ पर उपस्थित जितने, लेकिन कौन सा, तो आप क्या बोलोगे, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अपने अपने उत्तर देते चलें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सेशन को आप सभी लोग लाइक करते चलना और सेशन को आप सभी लोग शेयर भी करते चलना। आगे आते क्वेश्चन नंबर आपका है 6, आप देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 6 में सही उत्तर क्या होगा आप बताते भी चले। कहा गया है जल वाष्प तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के अतिरिक्त प्रत्यक्षता सर्वाधिक तापन या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करते, जबकि मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जो आपके सर्वाधिक तापन और वैश्विक ऊष्मन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब बताएंगे सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग अपना कमेंट जरूर करते चलें। आप क्या बोलोगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड आपकी प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आप कहेंगे N2X प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे कहा गया कि निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या उपयुक्त में से सभी। कौन सी गैस, कहा गया हरित गृह गैस नहीं है, बोलेंगे उपयुक्त सभी नहीं है, ठीक है। उपयुक्त सभी, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, आप क्या बोलोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया गया है और उसके अलावा आप प्रश्न का उत्तर भी नीचे दे सकते हैं। कहा गया ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण व उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं पैदा करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या फिर आपके नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर आपकी ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन का तो कहीं नाम नहीं लिया गया, ओजोन का नाम जरूर लिया गया O3, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। आगे आते हैं, देखो नाइट्रस ऑक्साइड बताया गया है अच्छा NO2 है ना, N2O होती है ना, और आपके NO2 नहीं पाई जाती है तो C और D, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही उत्तर D माना जाएगा। यहाँ पर UPPCS 2016 में पूछा गया था। कहा गया है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसें नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन NO2 नहीं बल्कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। NO2 प्रत्यक्षता ग्रीन हाउस प्रभाव योगदान नहीं देती हैं, क्योंकि अब पिछला प्रश्न यही था आपका, ठीक है, याद रखना। तो C और D यहाँ पर नहीं होंगे। ओके, अब आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। देखिएगा कुछ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, प्रोपेन नहीं है। तो एकदम सही उत्तर क्या होगा, प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 10। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस
नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा दिया, मीथेन पढ़ा दिया, नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा, लेकिन नाइट्रोजन मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए नाइट्रोजन नहीं होगी। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होने वाली। आगे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। याद कर लीजिएगा, क्या करना है आपको, याद करना है। आगे क्या आ गया, ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में कहा गया द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है, जो वायुमंडल की बाह्य परत की प्रमुख घटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2017 का पेपर में पूछा गया था पीछे। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती, वायुमंडल में सांद्रता बढ़ती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ती, या फिर वायु की गति बढ़ जाती। अब बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। अगर हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, बताएंगे। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें तो क्या कहेंगे यहाँ पर, जल्दी से। अब यहाँ पर कहा गया है पृथ्वी के वातावरण में, वैसे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कार्बन कौन सा परिवर्तन होता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, वायु में गति बढ़ जाती है। ये तो सभी देखिएगा। कहा गया पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान हरित गृह गैसें एक वातावरण की तरह व्यवहार करती हैं, जिसमें से सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण तो प्रभावित हो सकती हैं, परंतु पृथ्वी के से वापस जाने वाली दीर्घ तरंग विकिरण इसे पार नहीं कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ता है। इसी प्रक्रिया के को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में किसी सार्थक वृद्धि का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, अतः ऑप्शन ए गलत है। कहा गया वायुमंडल एक जल वाष्प एक प्रमुख हरित गृह गैस है। इसका हरित गृह प्रभाव के सार्थक योगदान है, परंतु यह हरित गृह प्रभाव की सांद्रता से भी प्रभावित होती है। हरित गृह प्रभाव जो वातावरण को गर्म करता है, से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, तो वायु में सांद्रता की मात्रा को बढ़ा देती है। ये भी बात सही है। कहा गया हरित गृह प्रभाव जो वातावरण में ऊष्मा एवं आर्द्रता में वृद्धि करता है, जिससे जीवधारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ऊष्मा एवं नमी प्रजननता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यद्यपि यह कथन सही है, परंतु यह उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उत्तर वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर इनमें से कोई नहीं सही है। आगे आते हैं। कहा गया है बी और डी में दोनों हो सकते हैं, कौन कौन। कहा गया हरित गृह प्रभाव से तापमान एवं दाब पर प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने से दाब कम होता है, वायु की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। तो आपका बी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न को बाहर रखा गया था आयोग के द्वारा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जलवायु परिवर्तन का कारण। कहा गया ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपयुक्त सभी। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है, कमेंट करें। तो क्या बोलोगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, ग्रीन हाउस, प्रदूषण और जलवायु ओजोन परत का क्षरण। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसों एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। आगे आते क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 14, और क्वेश्चन नंबर 14 का निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बोलोगे, कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी धरती पर जीवन के लिए। अगर ये पेड़ पौधे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सॉरी पेड़ पौधे क्या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते। अगर वो पेड़ पौधे ही ना रहेंगे तो फिर हम कैसे जीवित रहेंगे, है ना, हम कैसे जीवित रहेंगे। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों के रूप में है। ठीक है, और वायुमंडलीय के कारण ये हानिकारक भी है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, कर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जीवन दायनी ऑक्सीजन गैस की संरचना करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वही भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण
भी है जो हमारे लिए हानिकारक भी है। क्या है? हमारे लिए हानिकारक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और बताएंगे इसका सही उत्तर। अधोलिखित में निम्न में से कौन सी या कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, जैविक पदार्थों का क्षय, प्रकाश संश्लेषण या ज्वालामुखी क्रियाएं। अब बताएंगे यहाँ पर यूपीपीसीएस में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बताएंगे आप सब लोग क्या होगा, क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो कौन? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे आते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में श्वसन, जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्वपोषित पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन विमोचित करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 16। कहा गया निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? कहा गया जीवाश्मिक ईंधन का आधिकारिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सैर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन। कहा गया कौन से उत्तर सही है? 2 3, 1 2 3 4, 1 2 4 या फिर 1 4। अब बताएंगे क्या होगा। जलवायु परिवर्तन किससे हो रहा है? कहा गया आपके जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन के कारण, तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन के कारण, कहा गया सौर धंधक में वृद्धि या अत्यधिक उन्मूलन के कारण। अब बताओगे क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर सी इज क्या होगा? आप कहेंगे बी इज राइट आंसर, 1 2 4। लेकिन सौर धंधक में वृद्धि के कारण नहीं हो रहा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, हाँ 1 2 4 जरूर सही है, पहली, दूसरी और चौथी बात। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 17 भी है, आप उत्तर दे सकते हैं। कहा गया जलवायु परिवर्तन के 2 प्रमुख कारक हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक तथा कार्बन अवशोषण में कमी वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारणों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि आदि आते हैं। ठीक है, अतः वायुमंडल में कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जल वाष्प को प्रभावित कर रहा है। नासा एवं अन्य के अध्ययन सौर धंधक या सोलर आपके फ्लोर में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते हैं। क्या कहेंगे कि इसका प्रमुख कारण नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी 17 है कि वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है नाइट्रोजन के, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन के। तो ऑप्शन नंबर आप क्या लगाओगे? बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का भी आपसे उत्तर तब तक दे सकते हैं। वायुमंडलीय ऊष्मन इसके के कहा गया वायुमंडल ऊष्मन इसके की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण। निम्नलिखित में से किसी जलवायु के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? 0.03%। कितनी? 0। लेकिन अब बढ़ रही है सांद्रता ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कहा गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm या 0.03% थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहा था। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। वर्तमान में औसत वार्षिक CO2 सांद्रता 415 ppm से अधिक हो चुकी है। पहले कितनी थी? 200। मतलब अब 0.04% से भी अधिक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में है 19। कहा गया मीथेन निम्न में से किससे निकलती है उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेत से, केवल दीमक की खेती से, आप कहोगे धान के खेत से, दीमक की खेती से, दोनों से। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का कहा गया धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशुचारण में मीथेन उत्सर्जन। जो आपके पशुचारण है, जो आपके पशु हैं, है ना, गाय भैंस, जब चाबुक करते हैं तो मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं। कौन सी? मीथेन गैस। ठीक है, जबकि आर्द्र भूमि, दीमक की बाम्बी, समुद्र, कहा गया हाइड्रेट्स आदि मीथेन उत्सर्जित
के प्राकृतिक स्रोत हैं। यहाँ तक कि जो सांप की बांबी होती है वहां से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 20 कहा गया, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है या भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी है? मीथेन है। मीथेन केवल धान के खेत से ही नहीं आती है ना, धान के खेत से, कोयले की खदानों से, केवल दीमक की बांबी से, है ना, सांप की बांबी से, आर्द्र भूमि से, है ना, समुद्र हाइड्रेट से, आदि से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। आगे आते हैं, धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक तापन में योगदान देती है। आइए क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में अगला लेकर आते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 21। अब 21 को आपको पूर्ण से उत्तर देना है। कहा गया, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप कहा गया सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाएंगे, हिमनदी आपकी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य एवं कुप्रभाव पड़ा। अब बताओ सही उत्तर। भूमंडलीय उष्ण या भूमंडलीय उष्णता से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ये पूछा गया। 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, फिर 1 3 4 सही है। अब बताएंगे क्या आपको सही लगता है? सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाए, क्या ये बात सही है? आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो पहली बात तो गलत, तो एक ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। एनालिसिस करके आप ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। हिमनदी द्रवित होने लगी, मतलब क्या है? हिमानियां बह रही हैं, बर्फ आपकी पिघल रही है, समय से पूर्व आम के बौर आने लगे हैं, है ना। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है, आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन सी बीमारी कब किसके पास आ जाए। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 22। देखिएगा, कहा गया वायुमंडलीय उष्णता या आपके ग्लोबल वार्मिंग या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलते बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और आपके सागर तट के सीमावर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। कहा गया स्कैंडिनेविया के अनेक यूरोपीय देश अपने ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम पर या आम में बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी आपके कुप्रभावित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 22। निम्नलिखित में से कौन सा कहा गया वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र जल का तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। अब बताओ सही उत्तर क्या होगा? 1 2 3 2 3 1 3 4 या 1 2 3 4। अब बताएं यहाँ पर क्या होगा? वैश्विक वृद्धि से समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। अब बताएं सही उत्तर क्या? 1 होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बोले सही ऑप्शन क्या होगा? क्या कहेंगे यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होने वाला है? आप कहेंगे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ठीक है, देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 23 भी आ चुका है, आप उसका भी उत्तर दे सकते हैं। कहा गया वैश्विक ताप या ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जीवन के समक्ष गंभीर चुनौती है। इसके कारण कहा गया ग्लेशियर पिघल रहे, पिघलने की दर बढ़ी, समुद्री जल स्तर वृद्धि होगी। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगी? समुद्री जल या समुद्र जल का स्तर में वृद्धि, प्रवाल भित्तियों का विरंजन होगा तथा चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ेगा। कहा गया वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो चक्रवात, तूफान और बवंडर के। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता? 0.6 डिग्री सेल्सियस या 0.7 डिग्री सेल्सियस या 0.8 डिग्री सेल्सियस, 0.9 डिग्री सेल्सियस। यूपीपीसीएस 2012 में यह प्रश्न पूछा जा चुका था और ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। कहा गया 1900 के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई, जिससे अधिकांश वृद्धि वर्ष 1950
1975 के बाद देखी गई। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या सही हो रहा है, डी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अब कहा गया हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस -18 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 2 याद रखना। और तीसरा ऑप्शन है आप सभी के बीच में, ऑप्शन नंबर सी, कहा गया है 5 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप कहेंगे 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आप अगला दे सकते हैं। कहा गया हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग -18 डिग्री होगा, 18 डिग्री सेल्सियस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, है ना, प्रमुख आदि गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, कौन हो सकता है, चीन। क्या बोलोगे, चीन। आगे आते हैं। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस संदर्भ में दूसरे, जबकि भारत तीसरे और चौथे नंबर पर, जापान, रूस है और पांचवें नंबर पर आपका जापान है। तो पहले पर आपका चीन है, दूसरे पर यूएसए है, तीसरे पर आपका भारत है, चौथे पर आपका रूस है और पांचवें पर आपका जापान है। ये 5 क्रम आपको याद होने चाहिए। आगे आते क्वेश्चन नंबर 26। आगे निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता? अफगानिस्तान, भूटान, बहरीन या नेपाल। लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या बोलेंगे आप, भूटान। क्या होगा, भूटान। ऑप्शन नंबर सी। कहा गया भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश कहा जाता है। आगे आते हैं। जो ये आपके टारगेट्स होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 2050 के नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के निराकरण और तथा अवशोषण से होगी। अब बताओ सही उत्तर क्या होगा? तो क्या बोलेंगे, क्या ये सही है या फिर ये सही या फिर दोनों सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं? तो आप क्या बोलेंगे, केवल और केवल दूसरी बात यहाँ पर सही है। देखिएगा क्या कहा गया है। कहा गया नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के कार्बन संतुलन होना है। वैश्विक ऊष्मन को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करना या पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्य हेतु विश्व के वैज्ञानिक ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है आपका। कहा गया भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, सही है क्या? कहा गया मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, सही है क्या? अब बताओ क्या दोनों बातें सही हैं? क्या एक दूसरे की ये व्याख्या कर रही हैं? जल्दी से बताना है आप सभी लोगों को उसका उत्तर। तो आप कहेंगे यस, दोनों बातें सही हैं और सही व्याख्या भी एक दूसरे की कर रहे हैं। कहा गया जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदी जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर के संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन के कृषि एवं वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर कहा गया दुष्परिणामों की पुष्टि करते हैं। कहा गया भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है। खाद्य असुरक्षित की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण तथा आपके खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है। अतः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य असुरक्षित भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। इस तरह कथन और कारण दोनों बातें सही है। अब इतनी बात पढ़ी तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर भी एकदम सटीक सा देना है। री एग्जाम 2015 में पूछा गया था। ठीक है, कहा गया निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अब बताएंगे कौन सा संबंधित नहीं है।
कहा गया पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता या आपके अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन कक्ष की त्रियक्तता या झुकाव, कहा गया आपके विषुव अयन या पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, या फिर आपके सौर किरणित ऊर्जा या सौर विकिरण। अब बताएंगे सही उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा परिवर्तन नहीं है जलवायु परिवर्तन, तो सौर विकिरणित या सौर विकिरण। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी सारे सिद्धांत आपके संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक की बातें समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 30 का आप उत्तर तब तक दे सकते हैं। कहा गया मिल्टन आपके मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो पृथ्वी के लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की कहा गया उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन कक्षा, कक्ष की त्रियकता एवं कहा गया विषुव अयन इस सिद्धांत के अंग हैं। आगे आते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर किसने कहा है, देखो ऊपर ही यही बताया गया ना, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मिल्टन आपके मिलानकोविच ने कहा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय सामान्य अध्ययन पुनरावलोकन से, तो अगर आप चाहते हैं तो ये बुक भी आपको मार्केट में उपलब्ध है, आप जाकर के इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 2015 में पूछा गया है आपके एग्जाम में। अब देखेंगे, कहा गया निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का कहा गया क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है, आइस कोर से, वृक्ष वलय वृद्धि से, कहा गया आपका जीवाश्मिक पराग से, या आपके कहा गया इवेपोराइट्स निक्षेप से। अब बताएंगे सही उत्तर क्या होने वाला है, तो आप क्या कहेंगे, आइस कोर से। किससे लिया जाता है, आइस कोर से। ठीक है, आइस कोर से। कहा गया हिम तत्व या आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। आगे आते हैं, अब आता है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित किया गया था, कब, तो मैंने कहा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, +5 कर दो तो 1997 में। कब, 1997 में। वर्ष 1992 विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्ष बाद जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जिसे रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकृत एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। किसके लिए, मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। कहा गया यह कहा गया 2013 में या मानव अधिकारों के या मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ की कार्य योजना या नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक, ये तो नहीं है, यह 21 शताब्दी में नहीं है। पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना, या दक्षिण एशिया क्षेत्र सार्क की आगामी बैठक की अध्यक्षता, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए कहां से, हाँ मानवाधिकार से संबंधित नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलोगे, 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण के संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, क्या, एजेंडा 21। ठीक है, क्या बोलोगे, एजेंडा 21। ठीक है, आगे आते हैं, कहा गया एजेंडा 21 सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक कार्य योजना है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना। यह कार्य योजना 1992 में ब्राजील के कहा गया रियो डी जेनेरियो में संपन्न
संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या यूएन ई कहा गया यूएनसीडी या पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट के दौरान सृजित किया। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 से संबंधित सतत विकास से है। 50 से अधिक देशों द्वारा कहा गया समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 21 जून 1994 को। कब? 21 जून 1994 को। ठीक है, ये दिखाई देगा। चलो आगे आते हैं। हाँ, स्पीड के साथ इसलिए लाए क्योंकि आपके सामने प्रश्न का उत्तर न दिख जाए। चलेगा। कहा गया 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय या आपका यूएनएफसीसी 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसय विश्व के 197 देशों द्वारा यूरोपीय संघ द्वारा अभिपुष्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 4। ये तो दिखेगा नहीं, क्या ये दिखेगा। कहा गया पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ? कहां पर? पेरिस पर। तो आप कहेंगे 22वां सम्मेलन पेरिस पर हुआ था। तो 21वां कौन सा हुआ था? 21वां सम्मेलन पेरिस में हुआ था, 22वां नहीं। क्या बोलेंगे? 21वां सम्मेलन कहां पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहा गया 2015 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP21 पेरिस में हुआ। 2021 में 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP26 ग्लासगो में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ। पूर्व में यह सम्मेलन नवंबर 2020 में होना प्रस्तावित था, जिसे कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया था। 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 में कहा गया शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया और 28वां नवंबर दिसंबर 2023 में आपके यूएई के दुबई में किया गया। कहां पर? दुबई पर। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5th ये रहा आपकी स्क्रीन पर सामने। कहा गया जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का COP21 आयोजित। COP21 कहां पर? पेरिस में 21वां था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी या विकासशील देशों में कार्यक्रम तथा नीतियों का समर्थन करेगा, या कहा गया या विकसित देशों के लिए कोष प्रदान करेंगे, या कोष वर्ष 2014 में कार्य करेगा। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? कौन सा सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में नहीं की गई थी। ठीक है, कहा गया 2010 में कानकुन मैक्सिको में आयोजित 16वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP20 या COP आपके 16 में परिवर्तित हरित जलवायु कोष या आपके ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहा गया GCF के संदर्भ में हुआ था। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया था। बता दिया है। तो 23 सितंबर 2019 को जलवायु बताएंगे। तब तक क्वेश्चन नंबर 7 का कहा गया 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन या यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कहा गया आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी से स्टॉकहोम सम्मेलन, कहा गया अनवरत जैविक प्रदूषक से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, या क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से। अब बताओ सही उत्तर क्या नहीं है? बोलेंगे आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सही सुमेलित नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? कमेंट करो, बाकी तो हम बता ही रहे हैं। आप कहेंगे क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय यूएनएफसीसी के कहा गया अंतर संबंधित है और इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 के क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था। यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ और यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के हेतु लक्षित है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। आगे आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित जलवायु परिवर्तन से। किससे? जलवायु परिवर्तन से। कहा गया क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन, कहा गया CDM के लिए सत्य नहीं है। किसके लिए? CDM, CDM कहा गया। अब CDM का फुल फॉर्म बताओगे आप, कमेंट करना इस चीज का, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, यह ग्लोबल तापीकरण को कम करता है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विकास के आकलन के सुझाव देता है, या फिर यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। आपके यूडीए LDA में पूछा गया और ऑप्शन नंबर डी ही सत्य नहीं है। कहा गया CDM, कहा गया CDM का मतलब क्या होता है? CDM कहा गया क्लीन डेवलपमेंट आपके मैकेनिज्म, ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजना आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है और इस प्रणाली के तहत विकसित देशों के विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो कहा गया कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ है। कहां से शुरू हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कहा गया निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी? थाईलैंड, चीन, सिंगापुर या फिर मलेशिया? एक आप कॉपी पेन उठाकर अपने सारे उत्तर लिखते चलना है ना, क्योंकि कमेंट करना इतना तो नहीं हर एक प्रश्न, लेकिन एक कॉपी पेन अपनी उठाओ, पेज उठाओ और उसमें हर प्रश्न का उत्तर इतना समय दिया जाता है कि आप लिख सकें और बाद में आप चेक करें और उसका सही उत्तर उसके सामने लगाएं कि इतने प्रश्नों में मैंने कितने प्रश्न गलत किए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सिंगापुर में। कहां पर है? सिंगापुर में। कहा गया फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। कौन? सिंगापुर। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन विविध तथ्य, विविध से संबंधित, और ये चैप्टर फिर आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता है ना। विविध पढ़ लीजिएगा और इसके पहले की अगर क्लास नहीं देखी तो जरूर जाकर आप सभी लोग देखेगा। कहा गया गहरी कार्बन वेधशाला या आपके DCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही? या वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, या गहरी आपके कहा गया माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय और अवलोकन के लिए है। सही उत्तर का चयन करो। अब बताओ क्या पहली बात सही है, दूसरी बात सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही है? सोच लो मन पर, क्योंकि ऑप्शन तो यही होने वाले हैं आपके। अब बताएंगे कौन सी बात सही है, तो क्या बोलोगे? दोनों बातें सही है। कहा गया गहरी कार्बन वेधशाला या DCO 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि एवं रूप एवं कहा गया उद्गम को समझने की दिशा में 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत है और इस अभियान के तहत गहरी कहा गया माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में है 2। अब देखो क्या कहता है। कहा गया मानचेस्टर विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण पर क्या छिड़का जाता है? सिल्वर लवण, लौह चूर्ण, समुद्री जल या जिप्सम? तो ये तो नहीं हो, ये भी हाँ, सिल्वर आपके लवण जरूर हो सकता है। समुद्री जल क्या बोलोगे? सॉरी, समुद्री जल। क्या कहेंगे? क्या होगा? समुद्री जल, है ना। तो क्या रोकने के लिए सुझाव और उसकी आपूर्ति के वातावरण में किसका छिड़काव किया जाता है या क्या छिड़का जाता है? समुद्री जल। ठीक है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक या प्रशांत महासागर के ऊपरी वायुमंडल में
समुद्री जल की बूंदों बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे कि सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापमान पर नियंत्रण किया जा सके। आगे आते हैं। अब तो प्रश्न का उत्तर ही दिख गया, कोई बात नहीं, ले लीजिएगा। कहा गया जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2000 में, 2012 में, 2008 या 2015 में? तो क्या कहेंगे 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 4। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 निशानों में शामिल नहीं है? सौर शक्ति, नाभिकीय शक्ति, वनीकरण या उष्ण कहा गया अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। अब बताओ कौन शामिल नहीं है? क्या लगता है आपको, सौर शक्ति होगी या फिर नाभिकीय शक्ति होगी? ए या सी? ए या सी? जल्दी से, तो क्या बोलोगे? सी उत्तर, नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं होगी। कहा गया भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना या नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। जैसे कौन कौन से? सौर शक्ति, वानिकीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, क्रमशः राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी प्रणाली, कहा गया पारी प्रणाली, परिरक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन शामिल है। जबकि नाभिकीय शक्ति 8 राष्ट्रीय मिशनों में से शामिल नहीं है। क्या? नाभिकीय शक्ति। ठीक है, आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखो क्या क्या। राष्ट्रीय संवर्धन ऊर्जा क्षमता मिशन कब आया? राष्ट्रीय जल मिशन कब आया? राष्ट्रीय हिमालयी मिशन कब आया? ठीक है, राष्ट्रीय हिमालयी पास की कहा गया संपोषण मिशन कब आया? राष्ट्रीय सतत विकास मिशन कब आया? अब बताएंगे सभी लोग मिलान करके क्या सही उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ये आपके आरओ के मेंस में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज आपके NAPCC का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जिनसे संबंधित दस्तावेजों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समय समय पर अनुमोदित किया गया है। ठीक है, वहां पर कुछ सुमेलित नहीं है, इसलिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन दस्तावेज को 24 जून 2010 को हुई बैठक के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2010-12 के अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 6 अगस्त 2014 को मंजूरी प्रदान की गई, परंतु कहा गया आपके नमी या NMEE को सर्वप्रथम 2009 में जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद द्वारा मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय जल मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2011 को मंजूरी प्रदान की गई। तो इनको अलग अलग लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कहा गया राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण मिशन के एक्शन प्लान को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 फरवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा 23 सितंबर 2010 को मंजूरी प्रदान की गई थी, और इस कारण कोई भी विकल्प सही नहीं है। आगे आते हैं। देखो कहा गया भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? 2008 में। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े की इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? अल्जीरिया में, केन्या में, ब्राजील में या भारत में? बताएंगे। तो आप क्या कहोगे? भारत में अभी तक इसका स्टेशन या वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया। कहाँ पर? हमारे अपने भारत पर। कहा गया अल्जीरिया, ब्राजील एवं केन्या में वैश्विक जलवायु चौकसी स्टेशन स्थापित है, जबकि भारत में अभी यह स्थापित नहीं था। वर्तमान में ब्राजील के कहा गया आपके अरेम बेपे स्टेशन को बंद कर दिया गया है वर्तमान में। ठीक है, और भारत में अभी स्थापित नहीं किया गया।
ओके, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आप सभी के बीच में, देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कागे निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन हास्य कार्य क्षेत्रों के बारे में सही नहीं है? समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किए गए कार्य, तो पहली बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बाकी आप देख सकते हैं ये समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश के परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट कार्ड के समतुल्य होगी। 2011 में, कब कहा गया? 2011 में हिमाचल प्रदेश विश्व बैंक के, देखो, विश्व बैंक, भारत सरकार, विश्व बैंक के बीच उत्सर्जन हास्य कार्य समझौते हस्ताक्षर किए गए। अन्य तीनों सही। ये कह रहा भारत सरकार नहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कहा गया प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, प्रथम शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कौन सा संबंध सही नहीं है? बताएंगे कौन सा सही नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे कि कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का गया जुलाई 2018 में से किसके द्वारा सफर या वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया? रविशंकर, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है, आगे आते हैं। आगे 21 जुलाई 2018 को तत्कालिक पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक दिल्ली से एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का अनावरण किया। सफर का पूर्ण रूप सिस्टम ऑफ एयर इक्वलिटी एंड वेदर आपके कहा गया फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सिस्टम ऑफ एयर कहा गया इक्वलिटी वेदर कहा गया फोरकास्टिंग एंड रिसर्च से संबंधित है। आगे कहा गया ओजोन परत क्षरण, किससे संबंधित? ओजोन परत क्षरण। कहा गया सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ओजोन पैदा करती है। क्या? ओजोन। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण में के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा मुक्त किरणें ऑक्सीजन अणुओं द्वारा ऑक्सीजन अणुओं पर क्या करती? प्रहार करती हैं। ठीक है, देखो, प्रहार कर उसे 2 परमाणु, हाँ, उसे ऐसे आप देख सकते हैं, उसे 2 परमाणु में तोड़ती हैं। दूसरे परमाणु में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके O3 या ओजोन का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर कब तक चलती रहती है? जब तक समताप मंडल पर पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। ठीक है, आगे कहा गया वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरणें कौन सी? पराबैंगनी। कहा गया ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक है जिसकी ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों या अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। अगर ये सीधा पृथ्वी पर आए तो आपको त्वचा कैंसर या कई प्रकार के कैंसर को जन्म देती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है तो अल्ट्रावायलेट किरणों से। वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप सभी के बीच में 3rd, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कहा गया आपका रेंटिंग पनीर में पाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी आपके कहा गया प्लाज्मिड्स में पाया जाता है। गोल्डन चावल विटामिन ए में। ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं। आप कहेंगे कहां पर? तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समतल
समताप मंडल के निचले हिस्से से में पृथ्वी के लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। आगे समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। किसके द्वारा? सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। आगे आते हैं। ठीक है, वो तो आप जान ही रहे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहा गया इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो कह रहे हैं यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। ये सत्य नहीं है क्योंकि ये योगदान देती है। ठीक है, कहा गया जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अन्य जैसे आपकी मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। कहा गया आपके सीएफसी क्लोरीन या फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक है। यह रसायन ये रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है। इसमें ओजोन परत का क्षरण होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, तब तक दें। कहा गया निम्नलिखित में से ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आप कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कौन सा ही नहीं है? ये ग्रीन हाउस गैस है, ये स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से, सल्फर डाई ईंट के पत्थर से, ईंट के भट्टे से। देखें, कहा गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय एवं द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर या वातानुकूलित यंत्रों में कहा गया शीत कारक के रूप में कार्य करता है या किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक प्रमुख कारक है। कहा गया ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। कहा गया शीतकों में उपयुक्त होने वाला CFC12 या विलायक के रूप में प्रयुक्त आपके मेथिल क्लोरोफॉर्म या अग्नि शमन में प्रयुक्त आपके हेलोन 1211 या आपके 1211 या नाइट्रस ऑक्साइड। आप क्या बताओगे? देखो, PCS 2002 में, फिर लोअर PCS 2002 में, दोनों, क्योंकि लोअर PCS बाद में हुआ तो दोनों में पूछा। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म शामिल नहीं होगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्ति कारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, कहा गया टेट्रा क्लोराइड या आपके हैलोजन। तो आप कहेंगे तीनों कारक है। ठीक है, कहा गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उत्तर दें अगले प्रश्न। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन तथा कार्बन, कहा गया टेट्रा क्लोराइड, तीनों ही पदार्थ ओजोन आपके रिक्त कारक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC हैलोजन तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन में रोक लगाई गई है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा आपके ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। कहा गया आपके ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे जलवाष्प, क्या होगी? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहा गया 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हाइड्रोजन का पता लगाया था। किसने? तिब्बत के पठार के ऊपर से। कहा गया एम आपके मोलिना, जोसेफ फार्मर या फिर आपके GW केंट मूर या फिर आपके मार्कस रिक्स। तो क्या बोलोगे? GW केंट मूर थे। कौन थे? GW केंट मूर थे। क्वेश्चन नंबर 2005 में। क्वेश्चन नंबर ओजोन परत के संरक्षण ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर।
कहा गया 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को से अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय कि 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब मैंने ये बता ही दिया कि सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण त्वचा कैंसर के लिए मुख्यतः जाना जाता है। किसके लिए? त्वचा कैंसर के लिए। आगे आते हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने से डीएनए में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण बन जाता है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में है अगला। कहा गया कौन से कथन ओजोन कहा गया जैविक जीवन के लिए आपके परम आवश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित कर दे। तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आगे देखो। यूडीए एलडीए मेंस मतलब आरओ के मेंस में 2010 में पूछा गया। फिर आपके यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश के 93 से लेकर 99% मात्र अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंची और इस जैसे कथन और कारण दोनों सही है। कहा गया वैज्ञानिकों की निम्न टीमों ने सर्वप्रथम आर्कटिक अंटार्कटिका में के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ब्रिटिश टीम ने। किसने? याद कर लो इसको। ब्रिटिश टीम ने। कब? 1985 में। टोटल ओजोन मैपिंग कहा गया आपके स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलते हैं तो अब आपका अगला टॉपिक क्या है? तो आप कहेंगे वन और उसके प्रकार। क्या है? वन और उसके प्रकार। ठीक है, वन और उसके प्रकार की अगर बातचीत की जाए तो क्या कहेंगे यहाँ पर? बोलेगा फटाफट।